वी हैव डन मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए, जिसका सिंबल है दो पैरेलल लाइन्स के बीच में ए लिखना। इट इज़ अ नंबर एसोसिएटेड विद ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस नंबर इज़ यूनिक। अगर दो डिटर्मिनेंट्स कभी इक्वल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता, इट डज़ नॉट मीन कि कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स इक्वल हैं। एक्स और ए इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वाई और पी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में आपको याद होगा, दो मैट्रिसेस जब इक्वल होते थे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। दो डिटर्मिनेंट इक्वल होने का मतलब है इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं, वैल्यूज़ ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी, अगर A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज सेम वैल्यू देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रोज, सिर्फ दो रोज या दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करें, उनका पोजीशन बिल्कुल चेंज कर दें, तब सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज होता है। नेक्स्ट जो ये 6 प्रॉपर्टी है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। अगर आप किसी एक रो को उसके मल्टीपल में बदलते हैं या किसी एक कॉलम को उसके मल्टीपल में बदलते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट भी उसी मल्टीपल में बदल जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इस्तेमाल होती है अगर आप किसी एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, जिसका ऑर्डर n है, मतलब n कॉलम n रोज वाले को आप k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम कहते थे स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सारे के सारे n रोज और n कॉलम्स इस k से मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी n रोज और n कॉलम्स, n रोज k से मल्टीप्लाई होंगी। तो जब हम नया डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का k टू द पावर n टाइम्स होगा, क्योंकि अगर हम एक ही रो को k मल्टीपल में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट k मल्टीपल में चेंज होता है। यहाँ तो हम n रोज को k मल्टीपल में चेंज कर रहे हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट भी k के n पावर वाले मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। अब इस चीज़ का एक एप्लीकेशन और क्या है, अगर आपने किसी रो या कॉलम को, मैं रो पे करके दिखाऊंगी आपको, यही सेम रूल कॉलम के लिए भी है। अगर आप किसी रो को उसके मल्टीपल में चेंज कर रहे हैं लेकिन आप डिटर्मिनेंट चेंज नहीं करना चाहते, मतलब डिटर्मिनेंट को k का मल्टीपल नहीं बनाना चाहते, तो आपको क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट -2 -7 -9 आएगा। इसमें हमने अप्लाई कर दिया रो 1 को हम उसके सेकंड मल्टीपल में बदल रहे हैं, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें रो 1 2 और 1 बन गया ट्वाइस 4 और 2, 2 2 4 2 1 2। तो अब ये नया वाला डिटर्मिनेंट क्या आएगा, रिमेंबर हमने R1, इसकी R1 को ट्वाइस R1 में चेंज किया, तो देखिए डिटर्मिनेंट भी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का 2 टाइम्स है। टू टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है क्लियरली। अब मान लीजिए हमें ये नहीं करना चाहते, हम रो को तो मल्टीपल में बदलना चाहते थे लेकिन डिटर्मिनेंट को चेंज नहीं करना चाहते थे, तो आपको ये करना चाहिए था। आपने रो को बदला बट डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, तो ये करने की जगह आप क्या करेंगे, जिस नंबर से आप रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर फ्रैक्शन में बाहर लिख देंगे। रो को तो ट्वाइस किया, रो को ट्वाइस किया तो 4 2 आया। रो को ट्वाइस कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं करना चाहते, तो हाफ से डिवाइड भी करेंगे। अब ऐसा करने से जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 -1 -4, 2 7 14, ये आएगा हाफ इंटू -18 विच इज़ अगेन -9। तो ये चेंज नहीं होगा। सो आप किसी रो या कॉलम को उसके मल्टीपल में बदल रहे हैं लेकिन डिटर्मिनेंट को चेंज नहीं करना चाहते, तो जिस नंबर के मल्टीपल में आप रो को चेंज करते हैं वही मल्टीपल फ्रैक्शन 1 बाय द सेम नंबर आप डिटर्मिनेंट के बाहर अप्लाई करिए। ऐसा करने से आपका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी डिड वाज, इफ अ रो और अ कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स or 2 or more,
if a row or a column is expressed as sum of two or more elements, then ये आपका मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? If a row or a column is expressed as sum of two or more elements, then the determinant will be divided into two or more determinants. इस रो को स्प्लिट कर दिया, जिस रो में दो रो या कॉलम में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का सम होगा, डिफरेंस भी हो सकता है, एक ही बात है, तो आप उसी रो को स्प्लिट करेंगे, बाकी जो रो होती हैं वो रिपीट हो जाती हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज इफ एनी रो और एनी कॉलम हैज़ all the elements 0, then the determinant of that matrix will be 0. Next, if any two rows or two columns are identical or multiple of each other, जिसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन ऑल्सो द डिटर्मिनेंट इज 0. ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द काइंड इन विच आप किसी रो में कोई दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल एडअप कर रहे हैं या फिर किसी कॉलम में दूसरे कॉलम का स्केलर मल्टीपल एडअप कर रहे हैं, डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने की थी, टू फाइंड और कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, है ना, सिलेक्ट a row or a column and then find the sum, multiply each element of this selected row or column, multiply each element of this selected row or column by its corresponding cofactor, and then add the above calculated product. यानी अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, ये 3x3 मैट्रिक्स आपके पास है, आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ ओपन अप कर सकते हैं. अगर आपने डिसाइड किया एक्सपैंड अलोंग R1, तो आप R1 के तीनों एलिमेंट्स लेते हो, ये ना R1 के तीनों एलिमेंट्स, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो और फिर इस प्रोडक्ट को, ये जो तीन प्रोडक्ट आए, इन तीनों प्रोडक्ट को ऐड करते हो. तो अगर आप अलोंग C1 ओपन कर रहे हो, C1, तो उसके एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, A11, A21, A31, इनको इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. A21 का कोफैक्टर A21, A31 का कोफैक्टर A31, किसी और कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से खोलेंगे तो उस रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है. इन दोनों ही केस में आपको सेम डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगी. अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, आप एक्सपैंड कर रहे हैं अलोंग C3,
एक्सक्यूज़ मी, अलॉन्ग C3 आप एक्सपेंड कर रहे हैं, आपने ले लिया C3 के एलिमेंट्स A13, A23, A33, लेकिन आपने को फैक्टर ले लिए रो इसके को फैक्टर ले लिए आपने या तो किसी रो के या किसी और कॉलम के, मतलब इन 3 एलिमेंट्स के को फैक्टर के अलावा कोई और को फैक्टर ले लिया। जैसे C3 के ये 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप को फैक्टर ले रहे हो C1 वाले, A11 का को फैक्टर A11, A21 का को फैक्टर A21, A31 का को फैक्टर A31, मतलब एलिमेंट्स तो लिए आपने C3 के और को फैक्टर्स ले लिए C11 के। ऐसा करने पर आपको आंसर हमेशा 0 मिलता है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। दिस इज़ अ मैट्रिक्स A 3x3 है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ एक्सपैंड तो कर रहे हैं C3 के एलिमेंट्स पर, लेकिन को फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देंगे C11 के। तो देखिए C3 कॉलम 3 के 3 एलिमेंट्स होंगे A13, A23, A33, और को फैक्टर किसके ले रहे हैं? कॉलम 1 के, यानी इन 3 एलिमेंट्स के मैं को फैक्टर ले रही हूँ। ये एलिमेंट क्या है? 1 1, तो इसका को फैक्टर A11। ये एलिमेंट है 2 1, इसका को फैक्टर A21। ये एलिमेंट है 3 1, तो इसका को फैक्टर है A31। ठीक है, एलिमेंट C3 के हैं लेकिन को फैक्टर C1 के हैं। तो अब आपको करके दिखाते हैं कि इसका आंसर 0 आएगा। सो A11 यानी को फैक्टर ऑफ 1 1 मैंने निकाला है। 1 + 1 2 होता है, तो ये को फैक्टर प्लस होगा। 1 1 की रो और कॉलम हटा दिया, 3 - 1 0 1 बचा, ये आ गया को फैक्टर ऑफ 1 1। को फैक्टर ऑफ 2 1, 2 + 1 3 होता है, तो ये को फैक्टर माइनस साइन देगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, -1 1 0 1, ये आ गया को फैक्टर 2 1। को फैक्टर ऑफ 3 1, 3 + 1 4 होता है, को फैक्टर प्लस होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, -1 1 3 -1, -1 1 3 -1 का डिटर्मिनेंट, -1 × -1 1, 1 3 × 3, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए -2, तो ये आगे को फैक्टर। बस अब यहाँ पर ये एलिमेंट्स और को फैक्टर्स रखने हैं। एलिमेंट A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये दिस इज़ 1, लेकिन को फैक्टर किसका ले रहे हैं? A11 का, दिस इज़ 3, प्लस A23 इज़ -1, को फैक्टर किसका ले रहे हैं? A21 का, दैट इज़ 1। A33 इज़ दिस फैक्टर, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1, को फैक्टर ले रहे हैं 3 1 का, दैट इज़ -2। सो ये हो गया आपका 3 -1 -2 विच इज़ क्लियरली 0। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जिस रो या कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपैंड करते हैं उसी के एलिमेंट्स का कॉरिस्पॉन्डिंग को फैक्टर लेना होता है। अगर आप जिस रो से एक्सपैंड कर रहे हैं या जिस कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं उसके को फैक्टर लेने की जगह किसी और रो या किसी और कॉलम के को फैक्टर ले लेते हैं तो आपको हमेशा आंसर 0 मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लिखते कैसे हैं? अब इस रिज़ल्ट को हम लिखते कैसे हैं, ये मैं फॉर्मल तरीका बता रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे लगता है आपको मेरी बात यहीं पर ही समझ में आ गई होगी, है ना। आप जिसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहते हैं को फैक्टर वही लेना चाहिए। इसको फॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, अगर आप एलिमेंट ले रहे हो Aij तो को फैक्टर भी Aij का ही होना चाहिए। अगर आप एलिमेंट तो लेते हो Aij लेकिन को फैक्टर ले लेते हो Akj जैसा, मतलब ये किसी और रो का को फैक्टर है, तब आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा। Now the next property that we are going to do is, अब यहाँ से आपको मैं कुछ नई प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स आपको याद होगा, डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। नाउ दिस इज़ योर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता था प्रिंसिपल डायगोनल, यानी जो मेन डायगोनल होता है उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ऐसा अगर मैट्रिक्स आपके पास आता है तो उसका डिटर्मिनेंट विल ओनली बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी इस केस में द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 -2 एंड -1, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विल बी ओनली द प्रोडक्ट ऑफ 1 -2
and minus 1, that is the determinant will be 2 only. ठीक है. नाउ हमने और भी दो तरीके के मैट्रिसेस किए थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आपके पास आते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ. बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में भी प्रिंसिपल डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्रिंसिपल डायगोनल के अगर नीचे सारे जीरोज़ हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर ऊपर की तरफ सारे जीरोज़ हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है. इनका डिटर्मिनेंट भी इनके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है. यानी अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो आपको सिंपली 1, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करना है. बी का डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो आपको सिंपली 1, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है. सो ए का डिटर्मिनेंट -3 आएगा, बी का डिटर्मिनेंट 8 आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसको एक बार देख लेते हैं. वी कैन टेक आउट अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम. किसी एक कॉलम या रो के सारे एलिमेंट्स में से आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकलता है तो इसके दो केसेस बन जाते हैं. वो दो केसेस क्या हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको याद होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, इसीलिए हम इनके डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं. अगर इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर है ऑड मतलब 3/3, 5/5 एंड सो ऑन, तब इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है. लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर इवन है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 4, 16, 9 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर में आंसर्स आते हैं अगर ऑर्डर स्क्यू सिमेट्री का इवन है, और ऑड हो तो डिटर्मिनेंट 0 आता है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो इनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेकिन तब जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो. वैसे तो अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये कहना पता नहीं ज़रूरी है कि नहीं. 2/2 मैट्रिक्स कभी भी 3/3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता. एनीवेज, तो डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. The next property is, determinant of the inverse of a matrix. Determinant value of the inverse of a matrix is equals to 1 upon determinant of the original matrix. Determinant of the inverse of a matrix is 1 upon determinant of the original matrix.